नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट नववर्ष की पूर्व संध्या पर। आज हमारे साथ खास मेहमान है एक बार फिर से राजीव कुमार पांडे जी, जो म्यूचुअल पांडे के नाम से बाजार में प्रसिद्ध है। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये हमारा पॉडकास्ट जो है बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आने वाले साल में यानी कि 2025 में बाजार क्या रहेगा, सेंसेक्स क्या रहेगा, आम आदमी किस हिसाब से निवेश करे, किन चीजों का ध्यान रखे, क्या कुछ हो सकता है आने वाले बजट में, किस हिसाब से बाजार भागेगा, म्यूचुअल फंड की दुनिया में क्या रहेगा, कैसे लोगों की पॉकेट मेंटेन रहेगी, इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नववर्ष की, और हमारे दर्शकों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जहां भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदमय रहें, और इसी तरह हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी कारोबार धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहे। आपको भी शुभकामनाएं कह दूं, आपके परिवार को और आपके चैनल को और दर्शकों को सभी को नमस्कार। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, आनंद आ जाए सबको। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, बताइए 2024 देखते ही देखते बीत गया, आज 31 दिसंबर है। आपको क्या लगा बाजार के हिसाब से, निवेशकों के हिसाब से कैसा रहा है ये साल? क्योंकि पिछला एक क्वार्टर अगर हम देखें तो काफी मंदा रहा, काफी सेंसेक्स डाउन रहा। देखिए, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा रहा ये साल। इसलिए कह रहा हूं ऐसा कि इस साल को आप 3-4 साल पुराने से जोड़ते हुए देखिए। ये आप इस साल अगर देखेंगे तो सेंसेक्स 8-9% बढ़ा है, और जो मिड कैप स्मॉल कैप है जिनमें हम ज्यादा निवेश कराते हैं वो 22-24% बढ़ा हुआ है एक साल में। तो ये देखते हुए कि पिछले 3 साल और भी पहले 2020 से, जब कोरोना के बाद से लगातार मार्केट बढ़ रही है, तो जो इस साल की आज से एकदम एक साल पहले जब बात हो रही थी तो इतना ऑप्टिमिज्म नहीं था कि इतना भी बढ़ेगा। अच्छा जी, अमेरिका में खास करके अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए इतना नहीं कहा गया था। तो वहां के जो बड़े ओपेनहाइमर और काफी सारे मिस्टर ली हैं जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा था इतना नहीं बढ़ेगा। उन्होंने मिड ईयर में रिवाइज किया, तो चीजें अच्छी हो रही हैं। भारत में भी मार्केट ठीक बढ़ी है, पिछले जो ग्रोथ है और ये ग्रोथ देखते हुए मार्केट में ठीक ठाक ग्रोथ है। आप समझिए कि 5 साल के अंदर पैसा जो है वो अच्छे फंड्स में वो 3 गुना तक हो गया है। 2024 में क्या रहा? 2024 भी ठीक रहा। अच्छे फंड्स ने तो 30% तक की ग्रोथ दी है, 30-35% तक की ग्रोथ दी है। नॉर्मल फंड्स ने भी ठीक ठाक ग्रोथ दी है। अब वो अपने इन्वेस्टर पर होता है कि वो किस एडवाइजर से राय ले रहा है, किस टाइप से काम कर रहा है। खुद ही तो नहीं वो अपने को एक्सपर्ट बन रहा है। अब वो खुद ही लोगों ने जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं वो 4-6 महीने के अंदर उनको दिक्कतें हो गई हैं, क्योंकि इसमें जो खुद को डॉक्टर बनेगा वो देखेगा, वो झेल जाएगा। उसको खुद ये तो मालूम होना चाहिए आदमी को मेरी सीमाएं क्या है। आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, आप एडवाइजर से मिल करके काम करिए। खुद मैं कहूंगा कि मोबाइल में खुद खटखट कर देने से वो पैसा लगा के वो शुरुआत करने के लिए ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से एक अच्छे निवेशक बनिए, एक अच्छे एडवाइजर के साथ जाइए। तो 2025 में क्या आपको संभावनाएं दिख रही हैं निवेशकों के हिसाब से, बाजार के हिसाब से? अब 25 को भी पुराने परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। पुराना जो है 2020 से लगातार मार्केट बढ़ती चली आ रही है, तो उम्मीद तो यही है कि मार्केट इस साल फिर अच्छी रहेगी, क्योंकि काफी चीजें हो चुकी हैं। अमेरिका के इलेक्शन की जो बातें थी कि कौन जीतेगा, उससे पॉलिसीज पे क्या असर आएगा, वो पता चल चुका है कि ट्रम्प साहब आ चुके हैं। तो जो न्यूज हो जाती है तो डिस्काउंट हो जाती है। अपने देश का भी लोकसभा का चुनाव हो गया, अपने देश का भी लोकसभा का चुनाव हो गया है, प्रधानमंत्री बन तो मोदी जी आ गए हैं। और मेन चीज है कि जब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि ठीक है। तो वो सब चीजें हो गई हैं, प्लस वो जो चीजें पहले से चलना शुरू हो गई थी, चाइना +1, यूरोप +1, वहां से व्यापार को निकल करके कुछ भारत में आना, वो सब चीजें चल रही हैं। कुछ सरकारें और करेंगी, अच्छी चीजें होंगी तो और अच्छा होगा, अच्छा ही चलेगा। 2024 के इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली जी, तो उसमें एक इंटरिम बजट ही वो आ पाया क्योंकि मई में चुनाव ही हुए। अब 2025 में एक फुल फ्लेजेड बजट आने वाला है। जी जी जी। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से, क्या होना चाहिए? वित्त मंत्री जी जो है देश को
एक एनिमल स्पिरिट देश में हल्की सी कुछ कमी भी आई है। जैसे प्राइवेट कैपेक्स जो है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, वो 2-3 साल 4 साल से इंतजार हो रहा है कि वो नई नई कैपेसिटी सेटअप करेंगे। वो थोड़ा बहुत ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो वित्त मंत्री से ये उम्मीद है कि ऐसी योजनाएं लाएं, ऐसी चीजें लाएं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें। जैसे भारत का लेवल जो है 45 नंबर है के आसपास है। बिजनेस में जी, इसका मतलब लगभग 40 देश ऐसे हैं जहां पे ज्यादा इजी है बिजनेस करना। तो भारत को टॉप 7 में क्यों नहीं आ जाता? जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो हमको टॉप 7 में होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 10 में हो। तो ये बड़ी तेजी से करना होगा। तो अभी एक भंसाली साहब है, मार्केट के पुराने वेटरन है, वो एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं जीडीपी तो हम 5वें 4थे 3रे की बातें होने लग गई हैं, आ रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 50 के नजदीक है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात चल रही है। हाँ, तो वो इतना, वो शुरू में धीरे धीरे चलता है तो बाद में इंजन तेज हो जाता है, तो हर जगह ऐसे ही होता है, तो वो होगा। लेकिन अगर ये तेज किया जाए तो बहुत मिलियंस अभी भी हमारे यहाँ गरीबी में है, वो बाहर आ सकेंगे। हुआ है, गरीबी से लोग बाहर आए हैं। अभी मनमोहन सिंह जी की भी डेथ हुई तो याद आती है उनकी सारी बातें। तो 91 से जो रिफॉर्म शुरू हुए तो वो चलते ही जा रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है, इस गवर्नमेंट ने भी, निर्मला जी ने भी किया, मोदी जी ने भी किए रिफॉर्म्स। लेकिन और हो, लेबर रिफॉर्म्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, टैक्सेस लोअर हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो और लेबर रिफॉर्म्स हो, ये सब चीजें अगर हो जाए, एक पूरा सा एक पैकेज दिया जाए तो बहुत मजेदार हो जाएगा मामला। आम निवेशक यानी कि आम पब्लिक के बारे में एक खबर आ रही थी कि जेब में पैसा ही नहीं है, जिसकी वजह से वो परचेजिंग, उसकी कैपेसिटी कम हो रही है और इससे जीडीपी पे असर पड़ रहा है। कुछ नेगेटिव गई है, 2 पॉइंट नीचे गई है। तो आम आदमी की जेब में पैसा कैसे बढ़े, कैसे उसकी परचेजिंग कॉस्ट बढ़े, इस बारे में क्या आप सुझाव देना चाहेंगे वित्त मंत्री को या प्रधानमंत्री को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब भारत में उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो उद्योग धंधे में व्यापारियों को हर तरह का आराम होना चाहिए। तो जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात मैंने की थी, उसके अलावा टैक्सेशन कम हो, मिनिस्टर राज जो, वो इंस्पेक्टर राज जो थोड़ा बहुत कम हो गया है लेकिन अभी भी है, अभी भी लोगों की परचेजिंग पावर कैसे बढ़े। जैसे ये कहा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में पूंजी एक तरफ में सेंट्रलाइज होती जा रही है। 20% लोगों के पास 80% संपत्तियां हैं और 80% लोगों के पास जो है 20% के लिए मारामारी है। तो आम आदमी के पास जब जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कैसे खरीदारी करेगा, कैसे फिर दुकानें चलेंगी, कैसे फैक्ट्रियां चलेंगी। मैं इस मुद्दे पे ये सलाह चाह रहा था कि वित्त मंत्री को क्या कुछ ऐसा आपके पास है आइडिया, कुछ सुझाव है कि किस तरीके से आम आदमी की जेब में पैसा रहे? देखिए, इस मुद्दे पे ऑलरेडी काम हो रहा है। काम ये हो रहा है कि देखिए, गवर्नमेंट कुछ रिलीज भी ले, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो करती है, टैक्सेशन रॉब पीटर एंड पे पॉल की फॉर्मूला है। तो रिच लोगों पर टैक्स लगाया ही जा रहा है, बहुत बहुत टैक्स है भारत में भी। नहीं, आम आदमी के मुकाबले में कॉर्पोरेट टैक्स तो कम किया है। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है तो उसका एक एडवांटेज ये है कि कॉर्पोरेट्स नई नई फैक्ट्री लगाएंगे, नए नए लोगों को जॉब मिलेगा और भारत में जो टैक्सेस आएंगे गवर्नमेंट को, बेरोजगारी दर तो बढ़ी है। तो क्या हो गया है कि कॉर्पोरेट उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि एमएसएमईज जो हैं उनके लिए बिजनेस करना माहौल थोड़ा टफ होता चला गया। 2016 से जब से नोटबंदी आई, फिर जीएसटी आया, तो जीएसटी वगैरह कॉम्प्लिकेटेड रहा, 2-2 साल लग गए, जीएसटी के वकील परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए। तो आम जो निवेशक है उसकी रिस्क लेने की क्षमता, उसकी टेंशन लेने की क्षमता जवाब दे गई। तो बहुत सारे एमएसएमईज जो है एक्सपैंड नहीं कर पाए, कहीं का बंद हो गया बिजनेस। तो जो बड़े कॉर्पोरेट्स तो काम कर रहे हैं। बड़े कॉर्पोरेट के मुकाबले में एमएसई ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। जी, एमएसएमई बहुत रोजगार देता है। दूसरे, आप अगर ये देखें कि एमएसएमईज के लिए तो मैंने कहा कि हर तरह का माहौल अच्छा करिए। दूसरा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पिछले कई सालों से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 2-2.5% के आसपास है। एग्रीकल्चर सेक्टर चल नहीं पा रहा है। आप देखिए, इजराइल जो है वो आज भी लड़ाई लड़ रहा है और किसी से डरता नहीं है और भयंकर लड़ाइयां लड़ता है, पैसे वाले भी हैं वो लोग। तो इजराइल जो है एग्रीकल्चर में बहुत आगे। एक बार मुझे याद है लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे इजराइल, तो उनसे पूछा क्या खाएंगे, तो उन्होंने आम कहा। तो 80 प्रकार के आम, 80 प्रकार के जी इजराइल में। जी, तो ये शायद इसीलिए किया था कि कहीं ऐसा ना लगे कि भारत वाले सोचे भारत में ही आम होता है और लखनऊ वाले सोचे कि मलियाबाद में ही आम होता है। तो हमसे दुनिया बहुत आगे जा चुकी, हम लोग कूप मंडूक है।
इसी तरह जैसे अमेरिका है तो कैलिफोर्निया वगैरह, उनके यहाँ बहुत एग्रीकल्चर पे बहुत काम है। प्रति एकड़ उत्पादकता जो है, उत्पादकता भी हमारे यहाँ की कम है, वो भी दूसरे देशों में ज्यादा है। रासायनिक उर्वरक डाल करके उत्पादकता अलग बिगड़ चुकी है। उधर सब्सिडी का खेल है, डीएपी महंगी होती चली जा रही है, तो किसान यूरिया डालता चला जा रहा है। कोई अभी तक किसानों को जो है मोबाइल वैन्स इतनी नहीं है कि उनके खेत पे आ जाए, बता दे कि आपके सॉइल की क्या स्थिति है, ह्यूमस कितना है, ग्रीन इसमें मैन्योर कितना डालना है, गोबर कितना डालना है, और आपको फॉस्फेट्स की या किस चीज की कमी है। एजुकेशन नहीं दी गई है। हमारा जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं नहीं देखता हूँ कहीं पे। मैं तो रूरल बैंक में रह चुका हूँ, कोऑपरेटिव बैंक में, मैंने नहीं देखा कि कोई फिल्में चलती हैं वो दिखाया जाए कि कैसे नाइट्रोजनस जो लेग्यूम्स हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बना के दे रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं, कौन कौन से पेड़ लगाने हैं, लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, एक दो यहाँ कार्यक्रम हुए, प्राकृतिक खेती पे भी एक यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, एक गुरु का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको भी बुलाया था योगी सरकार ने, लेकिन ये टू लिटिल एंड टू लेट हो रहा है। हमारी टॉप सॉइल जो है वो बिगड़ गई है, टॉप सॉइल ऊपर से क्षरण हो गया, क्योंकि उसमें जो है ठीक से ग्रीन कवर नहीं किया गया, नेचुरल नहीं किया गया। ये है कि खेती पे उतना काम नहीं हो पा रहा है। खेती एक ऐसी चीज है कि आज भी हमारी आबादी जो है अर्थव्यवस्था खेती पे आधारित। आपने चूंकि आम आदमी की बात की, देखिए दो बातें अलग अलग हैं, एक भारत में एक इंडिया है और एक भारत है। हाँ। इसी प्रकार से जैसे जीडीपी में देख लें तो जीडीपी भारत की मान लीजिए औसत आज तक की 5% रही है, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन्होंने कहिए 40 साल में 20% लगातार की ग्रोथ दी हो, तो थोड़ा सा अंतर भी रहता है। नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुख्य कृषि प्रधान तो थी, कृषि प्रधान थी ही, अब नहीं रह गई है। अब हमारा जो जीडीपी है उसका 15% के आसपास या उससे कम ही आता है एग्रीकल्चर में। देखिए जब कोई भी देश विकसित होता जाता है तो उसका एग्रीकल्चर का पोर्शन उसकी जीडीपी में बहुत कम होता है। जैसे अमेरिका का तो 2.5% होगा केवल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, भारत में भी कम हो गया है। लेकिन भारत में चूंकि औद्योगिकरण इतना नहीं हो पाया, हम केवल सेवा क्षेत्र में थे, अब जाकर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने चीजें की है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब चलना शुरू हुआ है। और एमएसएमई बीच में मराई है, एमएसएमईज नहीं चल पाए, तो क्या हुआ है कि भारत की जनसंख्या को जो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होना था औद्योगिकरण की तरफ, वो जो शिफ्ट हुई भी थी वो भी 2020 में, जब मजदूरों को कोई मदद नहीं की तो बेचारे पैदल आए। हम लोगों ने कहानियां देखी हैं, 500-500 किलोमीटर, 1-1.5 हजार किलोमीटर रिक्शा चला के, साइकिल चला के वो पैदल आए, तो मजदूरों को कोई मदद नहीं की गई। तो जब तक मजदूर एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल करके दूसरी जगह जाएंगे नहीं, वहां पे रोजगार नहीं आएंगे, तब तक जो है वो गांव में पैसा पहुंचेगा नहीं। जैसे अभी भारत में विदेश से काफी पैसा आता है, लोग भेजते हैं, उसी तरह गांव की इकोनॉमी इस पर भी डिपेंड करती है कि जो शहर में रह रहे हैं उनके भाई लोग वो कितना करते हैं। तो अब वो वापस ही गांव में आ गए तो वो क्या करेंगे कोरोना के बाद से। तो रूरल अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हैं। हालांकि सरकार मनरेगा के माध्यम से और तमाम योजनाएं, अब आजकल तो इलेक्शन जीतने के लिए भी तमाम सरकारें योजनाएं लाती हैं, लाडली बहना योजना चली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कहाँ, तो वो सब पैसा आ रहा है गांव में। लेकिन जो आपने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में नहीं आ पा रहा है, वो उनको वैसे मिल रहा है तो वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो मनरेगा में जैसे तालाब बनने थे वो सब, तो उसकी क्या क्वालिटी है उस पर नहीं सही हो पा रहा है। क्या पता ठीक से तालाब बन भी रहे कि नहीं बन रहे। हमारा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बेहतर हो रहा है, इस पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है। क्या जो गांधी जी ने सर कहा था कि गांव हमारी यूनिट होनी चाहिए, वो नहीं हुई, कभी नहीं हुआ। आज भी गांधी जी को सोच लें, आज भी 75 साल हमारे हो चुके हैं, कह रहे हैं हम स्वर्ण जयंती की तरफ बढ़ रहे हैं, आजादी के 100 साल हो जाएंगे कुछ सालों में, हमारे 20 साल में आसपास, तो हम क्या गांव पे ध्यान दे पा रहे हैं। तो जो आपने आम आदमी की बात कही, तो आम आदमी सरकार के फोकस में थोड़ा सा कम है। बदलाव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। देखिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक तो तरीका ये है कि आपने कमाया और आपने 100 रुपए कमाया, आप 100 रुपए में से 95 रुपए खर्च करते हैं और 5 रुपए टैक्स देते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप 100 रुपए कमाया, 85 रुपए आपको 15 रुपए सरकार ने ले लिया। अब 15 रुपया ये प्रश्नगत हो गया, तो क्या ये सरकार 15 रुपया अच्छा खर्च कर रही है? तो अब आप देख लीजिए, अभी भी करप्शन का लेवल पे इंडिया टॉप पे ही है। 80-90 देश टॉप के मान ले तो भारत से ज्यादा
अच्छे देश बाकी हैं सब करप्शन के मामले में, मतलब 80 देशों में हमसे कम करप्शन है, तो हम करप्शन पे टॉप पे समझिए। तो जो 15 रुपए है इसमें बहुत बंदरबाट चलती है देश में, ये जो 15 रुपए है, तो इससे अच्छा टैक्स ही कम लो, कम ले लो टैक्स। तो वो आदमी जो आपके पास अब 95 रुपए बच गए, अभी तो 85 बच रहे थे, 5 रुपए दे दिया, जो 10 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा बच गए ना, वो आप कहीं ना कहीं आप ही अपना व्यापार बढ़ाओगे, आप ही 4 कर्मचारियों को रखोगे। जैसे आपका ये चैनल है तो आप अपने चैनल के कई शहरों में कई जगह नेटवर्क बना लेंगे, आप अपनी टीम बना लेंगे, तो कोई भी व्यापार जो कर रहा है वो एक्सपैंड कर पाएगा, उसको सैलरी देने का दम होगा, ऑफिस के खर्चों को झेलने का दम होगा, तो वो क्षमता कम हो जा रही है क्योंकि सरकार टैक्स ले लेती है। अच्छा, ये बताइए क्या, जैसे अभी आपने जिक्र किया था थोड़ा सा कि ट्रम्प अमेरिका में आ गए हैं, ये क्या अभी जनवरी में ही शपथ भी ले लेंगे एज ए प्रेसिडेंट, तो उनके आने के बाद कुछ जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में बदलाव होगा, या कुछ इंडिया की तरफ कुछ ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बीच में चले जा रहे थे, वो क्या लौट के आने की चांस है 2025 में? तो क्या 2025 में क्या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जहां से जा रहे थे, तो ट्रम्प के आने के बाद कुछ जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज में क्या कुछ ऐसे बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं कि विदेशी निवेशक एक बार फिर से इंडिया में आए? तो एक तो जब जियो पॉलिटिकल की बात कर लें पूरा, जैसे 2 तो लड़ाइयां चल रही हैं, तो ट्रम्प साहब ने कहा था मैं आते ही खत्म करा दूंगा, उनका बयान था। ट्रम्प साहब एक पुराने बिजनेसमैन भी हैं, एक टर्म प्रेसिडेंट रह भी चुके हैं, तो उनकी बात पे विश्वास कर लिया जाए आशावादी होकर के तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कि वो अच्छी तरह से तोड़ मरोड़ करके इनकी बाहें मरोड़े, किसी की कुछ करें, सुपर पावर तो वही अमेरिका, और वो इस लड़ाइयों को रोकने में कुछ आगे कामयाब हो जाए, चूंकि वो कह चुके हैं तो उनको करके दिखाना होगा। ये हो गया तो बहुत अच्छा होगा, ये नहीं भी हुआ, जैसा भी चल रहा है उससे भी लड़ाइयां धीरे पड़ेंगी, धीरे धीरे कहां तक लड़ेंगे दोनों, हर तरफ सब खिलाड़ी थकते जा रहे हैं जो लड़ रहे हैं, तो एक तो ये ठीक है। दूसरा, ट्रम्प साहब जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं वो हमेशा कहते हैं लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में वो बहुत सारी चीजें करते हैं। वो कहते हैं कि विदेशी लोगों को कम बुलाओ, जैसे 5 साल पहले हो गया था H1 ने भी वीसा कम मिल रहा था, HB1 वाला, तो विदेशी अब, लेकिन क्या है कि जो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उसमें ऑलरेडी अमेरिका में बहुत सारे अमेरिकी काम कर रहे हैं, अब इतने इंडियंस नहीं है, तो अब वो बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। दूसरे, ट्रम्प की इलेक्शन में जो टेस्ला के मालिक हैं, जो देश एलन मस्क साहब, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो उन्होंने कहा है नहीं मैं तो इस बात पे बहुत लड़ाई लड़ूंगा कि जो है विदेशियों को जो आने को, जो प्रवासी हैं उन पे कोई बात ना है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका ग्रेट बना है प्रवासियों के कारण। अब आप जानते हैं कि तमाम भारतीय जो हैं वो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के शीर्ष पदों पर हैं, तो गवर्नमेंट तक इंडिया में आने की बात चल रही है स्टारलिंक के जरिए। हाँ, देखिए क्या होता है, अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है। उनकी जो टेस्ला की बात आई थी तो दोनों तगड़े नेगोशिएटर थे, हमारे यहाँ मोदी जी, उधर एलन मस्क खुद, दोनों में आपस में सब चला, लेकिन कुल मिलाकर के वो चाइना चला गया टेस्ला का काम। तो चाइना इतना बड़ा जाइंट है, उसको बहुत अभी निगेट नहीं करना चाहिए। चाइना भी लगा ही हुआ है अपने को ठीक करने में, अभी वो इकोनॉमिक स्टिमुलस भी दे रहा है, तो वो पैकेज दे रहा है अपनी इंडस्ट्रीज को। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये तो अभी भारत की टेलीकॉम कंपनीज भी रोकने की कोशिश करेंगी, वो लोग भी पावरफुल हैं, अंबानीज और ये लोग, इनकी लॉबीज। नए साल में आपको आम निवेशकों के हिसाब से बात करें तो कौन से ऐसे सेक्टर में ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर में या डिजिटल में? आजकल AI का बहुत चल रहा है, कि कौन सा ऐसा सेक्टर आपको दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के साथ ही निवेश करिए, शेयर्स में डायरेक्ट मत जाइए। और म्यूचुअल फंड्स में एक फ्लेक्सी और मल्टी कैप्स होते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास 2-2.5 साल का टाइम है तो। अच्छा, अगर आपका 1.5-2 साल के अंदर पैसा निकालने की कोई स्थिति बनती हो। फ्लेक्सी क्या होता है? तो फ्लेक्सी होता है कि वो फंड मैनेजर सोच लेता है कि मुझे कौन से शेयर ज्यादा लेने हैं, बड़े वाले ज्यादा लेने हैं, छोटे ज्यादा, फ्लेक्सिबल है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मल्टी कैप में 25 बड़े, 25 मझले, 25 छोटे और 25 और वो चाहे जहां लगा ले, तो मल्टी में भी सब वैरायटी रहती है। तो ये दोनों चीजें ठीक है, लेकिन अगर 3 साल से थोड़ा सा कम अगर होराइजन है आपका, या आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं वो वाले पोर्टफोलियोज में
निवेश करना ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो अपने एडवाइजर से पूछ करके आज भी आप अच्छे से स्मॉल कैप वगैरह के ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जो स्मॉल और मिड कैप्स हैं उसमें डोमेस्टिक लुकिंग कंपनीज हैं। हमारे लार्ज कैप ज्यादातर एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देते हैं, उनका काफी पोर्शन। तो बाहर वाला अर्थव्यवस्था कितनी सुधरेगी, कितना दिन लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब ने भी जो बातें बोलनी शुरू की हैं उससे थोड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा कि हम बाहर का सामान नहीं आने देंगे, टैरिफ्स लगाएंगे। तो जब सामान उनके यहाँ बाउंड्री में एंटर करते ही महंगा हो जाएगा तो वो यूज होने के बाद उससे कोई जब प्रोडक्ट बनेगा तो और महंगा होगा, तो अमेरिका में महंगाई आएगी। तो अभी इसीलिए देखा कि उनके फेडरल वालों ने बोला कि उनका जो रिजर्व बैंक है उन्होंने ये कहा कि हम इतनी जल्दी से ब्याज दर अपनी नहीं कम करेंगे। जो ब्याज दर बहुत तेजी से कम होने वाली थी उसमें धीरे चलेगा, ऐसा अनाउंसमेंट फेड ने कर दिया है। तो ये है कि अपने यहाँ भी आरबीआई इसी मूड में दिख रहा है कि ब्याज दरों में छेड़छाड़ न की जाए। जी, आरबीआई इसी मूड में, हालांकि गवर्नमेंट ने जो है आरबीआई को हिंट किया है कि आप ब्याज दर घटाने के लिए सोचिए। तो ब्याज दर में लगता नहीं है कि जल्दी आरबीआई कुछ ज्यादा कुछ करेगा, लेकिन एक आध क्वार्टर के बाद थोड़ा बहुत कम भी कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत इग्नोर करना। तो अगर ब्याज दर कुछ कम होती है तो इससे क्या बाजार पे असर पड़ेगा? बाजार में लोग रिस्कियर एसेट्स की तरफ बढ़ेंगे। जब लोग एफडी में कम मिलेगा तो लोग कहेंगे जब यहाँ इतना ही मिलना है, 6, 6.5, 6.25 और 30%, 20% या 10% जैसा स्लैब है तो टैक्स देना है, इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में चले जाओ। तो म्यूचुअल फंड में भी अगर रिस्क कम लेनी है तो आप मल्टी एसेट हो गया, या वो जो फंड्स हैं आपके बैलेंस एडवांटेज फंड्स वगैरह जो इक्विटी थोड़ा कम रखते हैं फिर भी वो बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे। तो यहाँ का 5-6 पाने का अच्छा है, वहां कोशिश करो 10-12 में आ जाए और वहां टैक्स 20-30% न होकर के 12.5 पड़ जाएगा। तो उधर की तरफ पैसा मूव करेगा। और जो आपने भी प्रश्न पूछा था, मैं नहीं बोल पाया उस पर, कि जो ट्रम्प वाला है ना, तो ट्रम्प को थोड़े दिन तक लोग देखेंगे। अभी एफआईआई कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका की कंपनियां ही अच्छा दे दें तो हम अमेरिका में लगा लें। तो वो पैसा निकाल के अमेरिका में भी जा रहा है, पहले चाइना में गया फिर अब अमेरिका में भी जा रहा है। लेकिन नहीं कर पाएगा अमेरिका वो सब। अमेरिका के बच्चे उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना इंडियन करेंगे। यहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है, मान लो यहाँ राजीव है वो 3,000 रुपए काम करता है, तो अमेरिका 50,000 रुपए उसको चाहिए सालाना। ये $3,000 में मैं काम करूंगा, उनको 50,000 चाहिए। चाइना को $15,000, चाइना का कोई होगा जियांगली होगा वो 15,000 लेगा। रुपए की सोच लें आप, डॉलर में है वैसे। तो बहुत अंतर है। और उनकी एनिमल स्पिरिट इतनी नहीं है अमेरिका की, राष्ट्रपति के बोलने से ही सब नहीं हो जाता। फिर उनकी जनसंख्या भी बहुत कम हो चुकी है, वो लोग वृद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं सब लोग। तो उनको वापस जो इकोनॉमिक जो मार्केट बोलती है, जैसे पानी जिधर ढाल होगी उधर ही जाएगा। तो ट्रम्प साहब के कुछ ज्यादा करने से कुछ होगा नहीं, फिर वही पलट के आएगा। तो फिर एफआईआई मनी लौट के आएगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो भी लगे, ब्याज दर जब वहां भी आखिर कम तो वहां भी होनी है। 1% तो उनके यहाँ कम हो ही जाएगी 1-1.25 साल में। तो वो क्या उनके यहाँ ग्रोथ मिलेगी? तो देख लीजिए जितने एफआईआईज हैं वो बड़ी ग्रोथ देने के लिए भारत ही आएंगे। थोड़ी सी दिक्कत हुई, रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है इसलिए, और वो इधर से हट रहे हैं। लेकिन रुपया भी स्टेबलाइज करेगा, जैसे डेट फंड्स का फ्लोज बढ़ रहे हैं। और जो इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना का पोर्शन कम कर दिया गया, इंडिया का पोर्शन बढ़ गया, तो जब बाहर का पैसा ऑटोमेटिक आ रहा है तो आखिर रुपया भी स्टेबलाइज करेगा और चीजें ठीक होंगी। तो 2-4 महीने के अंदर मेरी समझ से काफी कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब जो बजट आना है जी, उसके बाद कुछ परिस्थितियां आप नहीं, बजट से थोड़ी सी ठीक होंगी। और बाकी थोड़े दिन ट्रम्प का आशावाद, ट्रम्प के समय को देखना, और जब 4-6 महीना फिर उनकी बातों से ऊब जाना तो एक ही और ना होना। दोनों चीजें एक ही साथ हो रही। ट्रम्प का शपथ हो रहा है, उसके नहीं, शपथ तो हो रहा है, लेकिन कम से कम 3 महीने उनका कार्यकाल, 4 महीना लोग देखना चाहेंगे कि वो क्या कर पाते हैं। जब वो मिस फायर करेंगी उनकी चीजें, तब जब उनसे लोग उबेंगे तो वही कहेंगे वही काम करो कि जो मैक्सिमम ग्रोथ वाला देश है हिंदुस्तान, जहाँ की जीडीपी 6% से ऊपर ही चलनी है, वो चले। और जैसा कि पॉलिटिकल कंपल्शंस बहुत हो रहे हैं, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो समाज में बहुत दिक्कतें हैं। अब देखिए अभी छात्रों पे कहीं भी लाठीचार्ज हो जाता है, कुछ हो जाता है, नौकरी चाहिए बच्चों को। तो सरकार नौकरियों के लिए सोचे अगर, तो उसको जो मैंने कहा था रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिससे उद्योग धंधे लगे, जिससे विदेशी निवेश हो, एफडीआई आए। एफआईआई तो आ जाता है, एफडीआई आए, फैक्ट्रीज सेटअप हो। और जैसे अभी बांग्लादेश में क्राइसिस हुई तो वहां से कपड़े के उद्योग निकले, लेकिन वो ज्यादा भारत नहीं आए। अब वियतनाम है, ताइवान है, ताइवान तो नहीं, इंडोनेशिया वगैरह है, आयरलैंड,
बहुत सारे कंट्रीज उसके लिए compete करते हैं, जो चाइना से फैक्ट्रियां निकल रही हैं। भारत वहां भी बहुत ज्यादा तेजी से अपना पाँव नहीं जमा पा रहा है कि नहीं नहीं आप आओ आप आओ। एक मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए थी जल्दी से इनको, एक कोई क्लियरेंसेस के लिए 10 दिन का टाइम देना चाहिए कि 10 डेज क्लियरेंस का प्रोग्राम चला देना चाहिए। आप आओ, जमीन देंगे, ये देंगे, सीजेड्स वगैरह सब लेके रखे हुए है गवर्नमेंटों ने, तो वो काम नहीं हो पा रहा है। अभी व्यापार मेले लगते हैं अलग अलग प्रदेशों में, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर चीजें थोड़ा धीरे धीरे आ रही हैं। तो ये तेजी लानी पड़ेगी लोगों को। हम बहुत मतलब जैसे घर में बच्चा बीमार हो तो जल्दी से दौड़ना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, धीरे धीरे नहीं चल सकते। पहले से फोन कर दीजिए अस्पताल में, वहां भी कुछ व्यवस्था हो जाए, तो वो सब तरीका हो। यहाँ भी अगर हमको अपने जो हमारे भाई है जो गरीबी में रह रहे हैं, बहुत गरीबी है गाँव में अभी भी, जो गरीबी में रह रहे हैं, जाड़ा आ रहा है, वाले कपड़े नहीं होंगे बेचारे, कैसे सोएंगे कैसे रहेंगे। तो बहुत तेजी से इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो हम देख लीजिए इंडेक्सेस में हमारा क्या है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 120 130 में हैं। हम जो है कोई न्यूज का फ्लो ही नहीं है। जैसे चाइना में रेस्ट्रिक्शंस है, भारत में भी है। भारत में जो है वो आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो अपने शेयर बाजार को भी एक बार देख लिया जाए। क्या सूचकांक जो 85 के करीब पहुंच के फिर वापस नीचे आ गया, इस आने वाले नए साल में क्या 1 लाख 1.25 लाख के ऊपर जा सकता है जैसे लोग उम्मीद कर रहे हैं? इतना तो कहना थोड़ा सा आसान नहीं है। 1.25 लाख का मतलब आप समझ रहे हैं कि अच्छा खासी परसेंटेज हो गई। इतना तो नहीं, अच्छा जाएगा, उसके नजदीक तक जा भी सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जरूर जाएगा। वैसे भी 1 साल का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। ये कह सकता हूँ कि 4-5 साल में इंडेक्स हो सकता है 1.5 लाख हो जाए, 6 साल में हो जाए। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा, जो बीच के जो अच्छे वेल रन फंड्स होंगे, अच्छे फंड मैनेजर्स होंगे, वो उतने समय में उससे भी अधिक बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। तो बस 1 साल पे कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसी चीजें चल रही हैं, चाइना से अलग होने का मामला है, बहुत सारी कंपनीज बाहर जा रही हैं, तो वो सब चीजें भारत के फेवर में आएंगी। काफी प्रोडक्शन बढ़ रहा है भारत में, नई नई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो नई जो गवर्नमेंट की योजना है PLI है, इसको गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, तो इस दिशा वही रहेगी। अब कब हमारे उस जगह तक हम कब पहुंचेंगे, बस उसमें ही खाली बात है। तो अंत में एक बार फिर से आम आदमी के लिहाज से, हमारे दर्शकों के लिहाज से कुछ सुझाव देना चाहेंगे 2025 के लिए? सरकार के लिए वही कहूंगा जो मोदी जी जब शुरू में आए थे, उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, ये बेस्ट मॉडल है। तो सरकार अपने आप को सीमित करे, मिनिमम गवर्नेंस करे, जनता को, जनता का देश है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमने ही संविधान अपने को दिया था, ये देश जनता का ही है। जनता को टैक्सों से कमी करें, जनता को ब्यूरोक्रेसी से, तमाम जो संकट है वहां से मुक्त करें, जनता को न्याय से मिले, करप्शन से जी करप्शन से मुक्ति दें, अखबारों को फ्री करें, टेलीविजन को फ्री करें, न्यूज फ्लो हो, हिंदी में चले, लोकल भाषाओं को विकास करें। अब इंग्लिश में सब डिस्कशन होता रहा है शेयर मार्केट में, तो उसका ये परिणाम है कि आज 140-145 करोड़ जनसंख्या में से 5-10 करोड़ लोग इन्वेस्टेड हैं। आप क्यों अंग्रेजी में बात करते हैं? अब मलयालम में, तेलुगु में, भोजपुरी में नहीं है। तो ये सब जनता की तरफ जाना पड़ेगा। जनता, हमको अम्मा से बात करनी, दादी से बात करनी, तो उन्हीं की भाषा में बात करनी है। हो सकता है वो ना समझे खड़ी बोली, तो हम जब गांव जाएंगे तो हमको पब्लिक के हिसाब से बताइए, पब्लिक को क्या करना चाहिए? पब्लिक को तो आशावादी होकर के और अपने को मजबूत करें देश के, और जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें देश के लिए सब अच्छा है। पब्लिक को जो है वो आगे बढ़ करके अच्छा निवेश करना चाहिए, व्यापार में आना चाहिए और खुल करके लोकतंत्र में हिस्सा लेना चाहिए। और मेन चीज ये है कि वो अच्छा निवेश करें। मैं समझता हूं कि जैसे जो हमारी फील्ड है उसमें मैं बोलूंगा कि बैंक डिपॉजिट से बाहर आए, फिक्स डिपॉजिट्स है, सुकन्या योजना और जो ये सरकार की जो योजनाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक की योजना, इन सब से बाहर आकर के वो स्टॉक मार्केट में आए। स्टॉक मार्केट में कम रिस्की चीजें लें, म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन पब्लिक के लिए मेरा यही संदेश है कि लोग हम लोगों से, हमारे जैसे एडवाइजर से मिले, उनके लिए सुटेबल प्लान बना दिया जाएगा, कोई खतरा नहीं है और वो गरीबी से बाहर निकले। हम यही चाहते हैं। लोग अपनी अपनी गरीबी होती है, जिसके पास 50 लाख है वो भी अपने हिसाब से गरीब हो सकता है। तो अपनी अपनी जो स्थितियां हैं उससे बाहर निकले। तो यही पब्लिक को मैं राय देना चाहूंगा। और आपकी क्या योजना है आने वाले साल के लिए? मेरी तो अभी SIP किंग के रूप में आपको जो है एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि आप लखनऊ के SIP किंग हैं।
हाँ हाँ, ये है। तो लगातार देखिए, AUM आपका भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, करीब पहुंचता जा रहा है। तो वो तो हम भाई तो वो बढ़ेगा, व्यापार बढ़ना है, एनिमल स्पिरिट की बात है कि हमको भी तेजी से सोचना है। हमने अपनी टीम बढ़ाई है, हमारे पास लोग हो गए हैं, हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ज्यादा उपलब्ध है, सोचते हैं कितनी जल्दी कस्टमर के फोन का जवाब दे दें। सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे फंड्स हैं, पूरी रिसर्च करना, पूरी पढ़ाई करना, आशावादी बन करके आशावाद का संचार करना, यही हम काम कर रहे हैं। तो ये लगातार उत्तरोत्तर जो है हमारा भी अच्छा ही समय चलेगा। इतने सालों से जो हमने अपना गुडविल है, जो समाज में थोड़ी बहुत है, व्यापार में जो बनाई है, वो आगे काम होती रहेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, नया साल आपके लिए मंगलमय हो और आप सफलता के पथ पे इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो दर्शकों, जल्दी से जल्दी इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इस पे जो भी आपके सुझाव हो, जो भी सवाल पूछना चाहें, आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द मिलते हैं नए साल पे किसी और शख्सियत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।